प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी के इस दौर में मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और निरोग होंगे, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रह सकें। आज हम बात करेंगे तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र। सामान्यतः कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आशय दो या दो से अधिक प्रशासनिक इकाइयों में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक तुलना से लिया जाता है। जैसे कोई संस्था है, कलेक्टेड है या एसपी ऑफिस है या नगर निगम है। इन दो या दो से अधिक संस्थाओं के बीच में उनकी संरचना यानी कि संगठन और उनके कार्य किस प्रकार के हैं, इनसे तुलना की जाती है, तो उसे तुलनात्मक लोक प्रशासन कहा जाता है। इसके स्वरूप विभिन्न हो सकते हैं, अलग देशों में और हो सकते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और श्रीलंका के नगरीय प्रशासन की तुलना करें। आगे बढ़ेंगे अंतर्राज्यीय स्तर पर, जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सचिवालयों की तुलना करी जाए, या फिर स्थानीय लेवल पर अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें, जैसे जयपुर और भीलवाड़ा का पंचायती राज प्रशासन, जिला प्रशासन या पंचायत समिति प्रशासन, या नगर निगम या नगर पालिका के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। कुछ तुलनात्मक अध्ययन सांस्कृतिक भी किए जाते हैं, जैसे भारत और फ्रांस की प्रशिक्षण व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन। कुछ अध्ययन संकर सांस्कृतिक भी किए जाते हैं, जैसे नेपाल के बजट प्रशासन की तुलना रूस के बजट प्रशासन से की जाए। कुछ संकर समर्थक भी हो सकते हैं तुलना, संकर सामाजिक भी हो सकती है, संकर राजनीतिक भी हो सकती है, संकर आर्थिक भी हो सकती है। इस प्रकार से अनेक आधारों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। संकर ऐतिहासिक हो सकती है, जैसे अकबर के शासन की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से की जाए, और ये तुलना के आधार पर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो, अंतर्राज्यीय हो, स्थानीय हो, सांस्कृतिक, संकर सामाजिक या संकर ऐतिहासिक हो, इन विभिन्न संस्थाओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। यहाँ विशेष बात यह है कि जब तुलना करने के पश्चात हमें पता लगता है कि इस संस्था के ये फायदे हैं और इस संस्था की ये कमियां हैं, तो जिस संस्था के जो फायदे हैं उस संस्था के फायदों को अन्य राज्यों में या अन्य संस्थाओं में भी लागू करके उन फायदों का लाभ जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और कुछ संस्थाओं में कमियां पाई जाती, तो उन कमियों को दूर करके अच्छे शासन, अच्छे प्रशासन की स्थापना की जाती है। इसलिए आवश्यक हो गया है वर्तमान में कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाए। प्रोफेसर फेरेल हेडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रकृति की 4 रूपों में विभाजित किया है। पहला है सुधरी हुई पारस्परिक, मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सुधरी हुई। दूसरी है विकासमान,
सुधरी हुई पारस्परिक से तात्पर्य है जैसे विकसित राष्ट्र, विकसित संस्थाएं। विकासमान जैसे भारत, पाकिस्तान या ऐसे प्रशासन जहां अभी विकास पूर्ण अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाया। थर्ड, सामान्य प्रणाली का प्रारूप, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका प्रारूप। फोर्थ, मध्यवर्ती सिद्धांतों का प्रारूप। स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि प्रथम रूप के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। द्वितीय रूप के अंतर्गत उन समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तीव्रता के कारण उत्पन्न हुई है। तृतीय रूप में कंपैरेटिव लोक प्रशासन में सामाजिक वातावरण के अनुरूप प्रशासकीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मतलब सामाजिक मूल्य क्या है, समाज में क्या क्या जाति, धर्म, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, इनकी भी तुलना की जाती है और अन्य देशों में किस प्रकार की व्यवस्था है, इनकी तुलना के आधार पर, इनके गुण दोषों के आधार पर तुलनात्मक प्रशासन को माध्यम से प्रशासन को चुस्त और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है। चतुर्थ प्रारूप में किसी प्रशासनिक व्यवस्था की किसी निश्चित प्रक्रिया अथवा प्रारूप को लिया जा सकता है। इस प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन के वेरियस बहुत ही आयाम हैं जिसको लेकर हम रिसर्च कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। प्रोफेसर रिक्स ने, जो चीन के प्रख्यात विद्वान हैं, 1962 में अपने प्रकाशित लेख ट्रेंड्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेंड्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैरेटिव लोक प्रशासन की प्रकृति की 3 प्रवृत्तियां बताई। पहली है आदर्शात्मक से अनुभव मूलक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये प्रवृत्ति, आदर्शात्मक, जिसको हमने आइडियल मान लिया उसको अनुभव के द्वारा सिद्ध करते हैं कि वो कितनी सार्थक है। जैसे आदर्श मानते आ रहे हैं भारत में सती प्रथा को, पहले प्राचीन काल में सती प्रथा आदर्श मानी जाती थी, लेकिन अनुभव के द्वारा पता किया गया कि ये मानवीय क्रूरता है, महिलाओं के प्रति अत्याचार है, तो धीरे धीरे उसको बंद किया गया। उस प्रकार से जाति व्यवस्था है, बाल विवाह है और भी कई सारी समस्याएं हैं जिनको हमने आदर्श मान लिया, जिनको मान लिया कि इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ पता किया जाता है कि ये बुरी है। सेकंड, इंडियोग्राफिक से नोमेथेटिक अभिगम की ओर उन्मुखता। मतलब इंडियोग्राफिक, जैसे भारत एक विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र कहा जाता है, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में भारत अभी तक नहीं आया है, तो इसको नोमेटिक अभिगम की ओर उन्मुखता करे जाए, यानी कि ऐसे सिद्धांतों का, ऐसी थ्योरी का, ऐसे विज्ञान का निर्माण किया जाए जो भारत जैसे इंडियोग्राफिक थ्योरी को विकसित, जैसे अमेरिका, फ्रांस की थ्योरी तक पहुंचा सके और भारत को इसका प्रशासन का लाभ मिल सके। तीसरी है गैर परिस्थितिकी से परिस्थितिकी के ओर उन्मुखता। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। गैर परिस्थितिकी, परिस्थिति के मतलब है एनवायरनमेंट। हम एक ही एनवायरनमेंट पे बने रहते हैं और मान लेते हैं कि हम अच्छे हैं, हम सही हैं। कोई भी थ्योरी है, कोई भी, जैसे भारत में कई सारी कुरीतियाँ आज भी मौजूद है और उनको हम ढोते जा रहे हैं, जैसे दासी प्रथा है, बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, जाति प्रथा है,
धार्मिक अंधविश्वास हैं, ये क्या है? हमने अभी तक इसका गैर परिस्थिति की अध्ययन किया ही नहीं है। हम तुलना करें कि अमेरिका में जाति व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो विकसित कंट्री है, तो क्यों, क्या आवश्यकता है जाति की? फिर उसी प्रकार से सती प्रथा बंद की गई। आज भी बाल विवाह हो रहे हैं, फॉरेन में तो नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं हो रहे? वहाँ पर शिक्षित क्यों हैं? तो इन आधारों पर, इन गैर परिस्थिति की, मतलब हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उस परिवेश से दूसरे परिवेश में जाके तुलना की जाए कि वहाँ क्यों अच्छा है। जैसे अभी सीकर के एक गांव में बताया गया कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, उस गांव में कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, ईश्वर को मानने वाले कोई नहीं है, लेकिन उनमें इंसानियत है, मानवता है, देश प्रेम है। और इस कारण से कहा जाता है कि वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, रोड है, बिजली है, पानी है, और इसके अलावा हर घर में, जो वहाँ पर बताए गए हैं कि वहाँ पर 4-5 हज़ार घर हैं, उनमें हर घर में सरकारी नौकरी पे हैं, आईएएस हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, फॉरेन में भी सर्विस करते हैं, आर्मी में सर्विस करते हैं, तो हर घर से कोई न कोई सर्विस में है। तो इसका इफेक्ट आता है कि हम देखें और अध्ययन किया जाए कि उस गांव का दूसरे गांव से अध्ययन किया जाए जहां पर बहुत ज़्यादा मंदिर है। तो भाई क्या कारण है कि वो गांव पिछड़ा हुआ है? जो ज़्यादा मंदिर वाला गांव है वो ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, और जहाँ पर, तो ये इंडियोग्राफिक है। इसके हम गैर परिस्थितिकी से परिस्थिति की ओर, यानी कि हम कहेंगे एनवायरनमेंट की ओर बढ़ाया जाए, कि हम एक परिवेश से दूसरे परिवेश की तुलना करें और ये पता लगाने की कोशिश करें कि वहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं क्यों हैं। जैसे फ्रांस की प्रशिक्षण व्यवस्था पूरे विश्व में सर्वोच्च स्तर पर है। भारत में ट्रेनिंग के नाम पर, प्रशिक्षण के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। तो इसकी तुलना हम फ्रांस से करें और पता करें कि वहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्थाएं क्यों हैं, क्या कारण है कि हम भी हमारी व्यवस्थाओं को सुधार सकें। आगे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विकास के क्या कारण रहे कि क्यों ये अस्तित्व में आया। प्रोफेसर डाइट वाल्डो, फेरेल हेडू, स्टाक्स आदि ने इस पर कुछ अपने विचार प्रकट किए हैं। क्रम से मैं आपको बताता हूँ। पहला, परंपरागत दृष्टिकोण अपर्याप्तता, जो प्राचीन प्रशासन था वो अपर्याप्त था। सेकंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विदेशों में लोक प्रशासन की तुलना की जाने लगी। उसके पहले हमें विदेशों से इतना संपर्क नहीं था, अब हर प्रशासन के बारे में हमें जानकारी। थर्ड, विकासशील देशों की प्रशासनिक स्थिति का अध्ययन। अब वर्तमान में विकासशील देश, नए नए देश विकसित हो रहे हैं, नए नए देशों ने जन्म लिया है, और इस कारण से तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म हुआ। विषय वस्तु का व्यवस्थित स्पष्टीकरण, क्योंकि हम साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी सोशल साइंस के नाते ये आवश्यक है कि इसकी स्पष्ट परिभाषा हो, स्पष्ट सिद्धांत हो। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता। हम कई सामान विदेशों में निर्यात करते हैं, कई आयात करते हैं, और इस कारण से विदेशों से निर्भरता भी बढ़ गई है, और इस कारण से तुलनात्मक लोक प्रशासन आवश्यक हो गया है। जैसे कि इंडिया में पेट्रोलियम नहीं है, उत्पादन नहीं है पेट्रोल का, तो पेट्रोल पूरा आयात किया जाता है, और चीज़ों का जो भारत में बहुतायत से पाई जाती है उनका निर्यात किया जाता है। सामाजिक संदर्भ में महत्व है, वही जो हमारी कुरीतियाँ हैं, हमारी परंपराएं हैं, वो अगर विदेशों में नहीं है तो फिर वो कैसे जी रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण से मतलब है एनवायरनमेंट से, कि इस पर्यावरण से उस पर्यावरण में क्या अध्ययन पड़ता है। और आज के समय में मीडिया का भी विशेष महत्व है। मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर
इनके द्वारा विदेशों के प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। हर पूरे विश्व की जो प्रशासकीय व्यवस्था हो उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है और ये पता किया जा सकता है कि उस व्यवस्था में अगर विकसित है तो क्यों है और हमारी व्यवस्था अविकसित है तो क्यों है। इन कारणों को दूर करके उस व्यवस्था को भी विकसित अवस्था तक ले जाया जा सकता है। इस प्रकार प्रशासन को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म हुआ और ये निरंतर अपनी उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। थैंक यू।